हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में। ये हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की जो बुक है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें बच्चे चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। बाकी अगर आपके सिलेबस में ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमें आज पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि किसी भी फैले हुए डाटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, डाटा ही नहीं, हम घर में भी अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम अपने स्टडी, जो भी हमारा स्टडी पॉइंट है, जो भी घर में हमारी जहां हम बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, हम उस एरिया को ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब अलग अलग सेक्टर में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है कि हम व्यवस्थित कर दे चीजों को, एक सिस्टमेटिक तरीके से सेट कर दे ताकि हम उससे कंक्लूजन निकाल सके, हम उससे एक रिजल्ट निकाल सके, हम एनालाइज कर सके इजिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में। जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा क्या होता है? डाटा यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो रॉ फॉर्म में जो बिखरी हुई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम नंबर्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। और जब डाटा बिखरा हुआ है तो फिर वो एनालाइज नहीं हो सकता, ना ही उससे हम कोई रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं, ना हम उससे कोई भी किसी भी तरीके का रिजल्ट निकाल सकते हैं और किसी फाइनल रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है सबसे पहले, तभी हम उससे कुछ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कुछ फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग बेस पे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं ऑफ कलेक्टेड फिगर। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रखा है, हमने ऑलरेडी फिगर कलेक्ट कर रखे हैं, उसको हम क्या करते हैं? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में करते हैं। सो दैट, आगे लिखा हुआ सो दैट डाटा बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों करते हैं? ताकि हमारा डाटा जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए एंड मोर कन्वीनियंट फॉर फर्दर स्टैटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, और ज्यादा सही हो जाए आगे स्टैटिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है ना, हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तभी उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, चाहे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, चाहे हम टेबल बना के प्रेजेंट करें, चाहे पिक्टोग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करें। मतलब किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हमें डाटा को पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो स्टैटिकल ट्रीटमेंट वही हो गया। बाकी सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह जो हम निकालते हैं, सेंट्रल वैल्यू, मीन, मीडियन, मोड हो गया। ठीक है, और आगे जितनी भी वैल्यू निकलती है तो सारी की सारी ऑर्गेनाइज डाटा से निकलते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो जब हम डाटा की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्लासिफाई करना होता है, उसको अलग अलग ग्रुप में बांटना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके सिमिलरिटी या होमोजेनिटी के बेस पे हमें क्या करना होता है? सिमिलर डाटा को एक ग्रुप में रखना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं, सीक्वेंस एंड ग्रुप। ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या एक ग्रुप में हम क्या करते हैं? डाटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि उनकी विशेषताएं सेम होनी चाहिए। जैसे मान लेते फॉर एन एग्जांपल भी, हमने क्लास में एक टेस्ट लिया और टेस्ट में जो बच्चे के मार्क्स आए, हमने क्या किया? उसको अब हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन में क्या है कि हम अल्फाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं कि भाई ए नाम के जितने भी बच्चे हैं उनको अलग लिखते हैं, बी नाम के फिर सी, फिर डी। और मेल और फीमेल वाइज भी अरेंज कर सकते हैं कि मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग लिखें और फीमेल स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग लिखें। और 50 और 100% के हिसाब से भी कि वो बच्चे जिनके 50% से कम है उन्हें हम अलग लिखें और जिनके अबव 50% है उन्हें अलग लिखें। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जिसके बेस पर हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटिंग देम इन इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट ग्रुप बन जाएंगे बट वो फिर भी एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब मैंने क्लासिफिकेशन की बात की क्या कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम अलग अलग बांटते हैं। तो इसमें 4 बेसिस दे रखे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 4 है, मतलब 4 बेस पे हम डाटा को बांट सकते हैं, जिसमें पहला है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा है जियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, और तीसरा क्वालिटेटिव, चौथा क्वांटिटेटिव। तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल डाटा यानी कि टाइम के बेस पे डाटा को बांटना। ठीक है, टाइम फॉर एन एग्जांपल कि हम अपने रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से।
ना। प्रीवियस ईयर में हमारा क्या रिजल्ट था और उससे प्रीवियस ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर क्या रिजल्ट था। तो जब हम डाटा को टाइम के बेस पे बांटते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, क्रोनोलॉजिकल। फॉर एन एग्जांपल कि भाई 2020 में हमारे इंडिया में पॉवर्टी कितनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, 2022 में कितना हुआ, 2024 में या 2023 में अब कितना होगा। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम के बेस पे जब हम डाटा को बांट रहे हैं, ठीक है, एक मंथ को दूसरे मंथ से कंपेयर कर रहे हैं या एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, एक डे को दूसरे डे से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में होता है एरिया वाइज। ठीक है, जब हम डाटा को एरिया के बेस पे डिवाइड करते हैं, है ना। फॉर एन एग्जांपल स्टेट वाइज ले लेते हैं कि भाई हमारे यूपी का कितना प्रोडक्शन है, अदर स्टेट जितने भी है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट रेट क्या है ना। यूपी में कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, राजस्थान हरियाणा कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली में कितनी तेजी से। तो ज्योग्राफिकल, ठीक है। जो अब जरूरी नहीं पॉपुलेशन, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी देख सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, मतलब बेस चाहे कोई भी हो, बट ये है कि हमें एरिया वाइज चेक करना है। ठीक है, एरिया वाइज, वो एक स्टेट वाइज भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकता है, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट क्या लोकल लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, बट ये है कि एरिया होना जरूरी है, तो वो ज्योग्राफिकल हो जाएगा, है ना। क्रोनोलॉजिकल में क्या था, टाइम बेस्ड था हमारा, और ज्योग्राफिकल में एरिया बेस्ड हो गया। थर्ड नंबर पे आता है क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं डाटा की। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मान लेते किसी भी एक डाटा को ले, जैसे मैंने अभी मार्क्स का लिया था कि भाई हमने स्कूल में एक टेस्ट लिया, क्लास में टेस्ट लिया, क्लास में जिन बच्चों के मार्क्स जो भी आए, अब हमने क्या किया, उनको क्वालिटी के बेस पे अलग अलग बांट दिया कि भाई वो बच्चे जिनके 15 से कम मार्क्स हैं, वो बच्चे जिनके 25 से ज्यादा मार्क्स हैं, वो बच्चे जिनके 20 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो उनमें अलग अलग क्वालिटी है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई फीमेल्स कितनी है क्लास में, मेल्स कितनी है क्लास में, तो ये उनकी क्वालिटी है। वो बच्चे जिनको फुटबॉल खेलना आता है, वो बच्चे जिनको फुटबॉल खेलना नहीं आता, वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो और ऐसे ही अगर कॉलेज का डाटा लेते हैं तो कॉलेज में वो स्टूडेंट जो मैरिड है, वो स्टूडेंट जो मैरिड नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं, पुअर फैमिली से कितने बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से कितने बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे बेस हो सकते हैं, बट ये क्वालिटी देखनी है सबकी। ठीक है ना। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है कि भाई जिसमें हम नंबर के बेस पे डाटा बांटते हैं, नंबर के बेस पे। जैसे वो बच्चे जिनके 15 मार्क्स आए या 20 मार्क्स आए, वो खड़े हो जाओ, है ना। वो बच्चे जिनका एज ग्रुप 20 ईयर है, या वो बच्चे जिनका एज ग्रुप 18 ईयर है, 15 ईयर है, तो 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 12 हो गया, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को सेलेक्ट करना, तो वो हो जाता है हमारा क्या, क्वांटिटेटिव, है ना, जब हम क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो ये चार बेस है, क्रोनोलॉजिकल जिसमें टाइम के बेस पे, जियोलॉजिकल जिसमें एरिया के बेस पे, क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी के बेस पे, और क्वांटिटेटिव जिसमें क्वालिटी के बेस पे। ये चार बेस होते हैं, चार बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेरिएबल। अब क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि एक ऐसी वैल्यू किसी भी सेक्टर में, किसी भी पर्सन में, किसी एरिया में, किसी प्रीमिसेस में, किसी बिजनेस में, मतलब एक्स वाई जेड कहीं भी, एक ऐसी वैल्यू जो अपनी आपको चेंज करती है ना, जो कैपेबल टू मेजर है, और जो वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग द लैप्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम के बदलने से वो वैल्यू चेंज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल हो सकती है। और जो मेजर भी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं अपनी एज ले लेता हूँ, एज मेरी क्या है, टाइम के बदलने के साथ साथ वो बढ़ रही है। ठीक है, पहले जो भी एज थी अब वो बढ़ गई, और आगे और बढ़ती रहेगी। फॉर सेम वही चीज आपके साथ भी है कि आपने जब या हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तो नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था हमने, है ना। अब तो प्ले स्कूल से पढ़ते हैं, तो नर्सरी से हमने पढ़ा था, नर्सरी से फिर धीरे धीरे एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो ये क्या है, ये टाइम के साथ साथ हमारी जो स्टैंडर्ड है, क्लास का स्टैंडर्ड है, वो बढ़ रहा है, तो ये भी एक वेरिएबल है। एज ग्रुप हो गया, इनकम हो गई, पॉपुलेशन हो गई, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम के बदलने से बदलते हैं और मेजरेबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ लिखा हुआ है अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर। ठीक है, जो कैपेबल है बीइंग मेजर एंड चेंज इट्स वैल्यू, वो अपनी वैल्यू बदलता है ओवर टाइम, इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, ओवर टाइम मतलब टाइम के बदलने से वो अपनी वैल्यू बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं।
अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यू। डिस्क्रीट वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी कोई जिसमें कह सकते हैं हम, जिसमें जो गैप होता है या जो इंक्रीमेंट होता है वो कॉमन नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे मार्केट में किसी चीज का प्राइस है तो वो कभी ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कम बढ़ता है, कभी बहुत कम बढ़ता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे पेट्रोल का प्राइस ले लेते हैं, पेट्रोल और डीजल का प्राइस हमारे इंडिया में क्या है कि कभी कम बढ़ता है, कभी पैसे में बढ़ता है और कभी रुपीज में बढ़ जाता है ना, कम भी हो रहा है। तो वो वैल्यू जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, बट जिसका एक कोई कांस्टेंट रेशियो नहीं है या कांस्टेंट फिगर नहीं है, उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट नंबर में है बट वो कोई कांस्टेंट नहीं है। अब इसके बाद कंटिन्यू क्या है, जिसका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि जो एक फिगर, एक ऐसा फिगर जो हमेशा सेम रेट से बढ़ रहा है या सेम रेट से कम हो रहा है। जैसे एज की बात करें, एज क्या है, हमारी एज हर साल 1 ईयर बढ़ जाती है ना, हर ईयर हम 1 साल बढ़ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम क्लास की बात करें कि भाई हम पहले 10th में थे, फिर 11th में आए, फिर अब 12th में आ जाएंगे। तो कंटिन्यू और डिस्क्रीट वेरिएबल में यही फर्क है, डिस्क्रीट जो होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है ना, वो कभी ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कम बढ़ जाता है ना। और कंटिन्यू जो यूनिवर्सल होता है, कॉमन कांस्टेंट के साथ वो हमेशा एक एक गैप के साथ बढ़ता है। जितना फर्स्ट टाइम होगा उतना ही सेकंड टाइम होगा, उतना ही थर्ड टाइम, उतना ही फोर्थ टाइम। ये हो गया डिस्क्रीट और कंटिन्यू। ठीक है, अब आगे आते हैं, सीरीज की बात करते हैं। सीरीज क्या होता है, सीरीज जब हम डाटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, ठीक है, उसे हम सीरीज कहते हैं। डाटा को जब हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर देते हैं उसे हम, क्योंकि सीरीज का होना जरूरी है तभी हम उसको फर्दर क्लासीफाई कर पाएंगे। जितने भी हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, है ना, और उसके आगे भी मीन डेविएशन, मोड मतलब रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, तो जितनी भी वैल्यू निकलती हैं वो सारी की सारी सीरीज से निकलती हैं। तो सबसे पहले हमें डाटा को सीरीज में पुट करना होता है। ठीक है, तो सीरीज हमारी 3 होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज। ठीक है, वैसे तो इंडिविजुअल होती है और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज में 2 आ जाती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यू। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें हम नंबर को सिंगली रिकॉर्ड करते हैं, जितने नंबर वो उतनी बार रिकॉर्ड होंगे। मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आती, बारंबारता नहीं आती कि भाई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने उसको एक नंबर लिख के उसकी रिपीटेंसी नंबर लिख दिए। जैसे 2 अगर 5 बार रिकॉर्ड हो रहा है तो 2 को हमने 5 बार रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा डिस्क्रीट में होता है, इंडिविजुअल में नहीं होता। इंडिविजुअल में क्या है कि हम एक सीरियल नंबर लिखते हैं और एक हमारा वैल्यू होती है जिसे हम एक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो मतलब अब इसमें इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि भाई जब हम मीन निकालते हैं तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बट जब हम मीडियन निकालेंगे तो हमें इसे इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हर एक नंबर को सिंगली रिकॉर्ड किया जा रहा है। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें हम नंबर के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि एक ऐसी जो मतलब जब एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो हम उस वैल्यू को बार बार ना लिख के उसके आगे उसकी रिपीटेशन नंबर लिख देते हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, बारंबारता इसको हिंदी में कहते हैं कि जब सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि क्लास में लिए हुए टेस्ट में 20 नंबर 5 बच्चों के आए, है ना, 5 बच्चे ऐसे थे जिनके 20 नंबर आए थे, तो हम क्या करेंगे, हम 20 नंबर के आगे 5 स्टूडेंट लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक को एक्स लेते हैं, एक को एफ लेते हैं। जैसे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ले रखी है, 20 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 22 मार्क्स 5 बच्चों के आए, है ना, 25 या 25 मार्क्स 7 बच्चों के। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी सारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि रिपीटेशन ऑफ नंबर। एक नंबर जब बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रीट। अब आते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसमें क्लासेस में बांट देते हैं हम डाटा को, इसे हम सीआईवी कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, हम इसमें डाटा को सिंगली रिकॉर्ड नहीं करते, हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। जैसे वो बच्चे जिनके 10 से 20 के बाद बीच में मार्क्स आए, वो बच्चे जिनके 20 से 30 में मार्क्स आए, है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा क्लास इंटरवल और ये होगा इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि रिपीटेशन ऑफ नंबर। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यू सीरीज होती है। तो 3 सीरीज हो गई हमारी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज। अब कंटिन्यू सीरीज में एक दो चीजें और होती हैं, जैसे क्लास वाइज जो नंबर बटा हुआ है, इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर क्लास कहते हैं, लोअर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास, है ना, लोअर क्लास लिमिट भी कह सकते हैं हम। और जो पीछे वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर क्लास इंटरवल,
उसे हम अपर क्लास इंटरवल भी कहते हैं, लिमिट कह लो या इंटरवल कह लो ना। अब अपर माइनस लोअर कर देते हैं तो क्लास ब्रेथ आ जाती है कि आपकी क्लास की कितनी ब्रेथ है, कितने उसमें नंबर इंक्लूड है और कितने एक्सक्लूड है। अब इसमें कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसका ओपन एंड होता है, ओपन एंड मतलब ऊपर आ जाएगा एंड ओपन होते हैं, ऊपर आ जाएगा लेस देन 20, नीचे आ जाएगा मोर देन 20, है ना। इंक्लूसिव होती है, एक्सक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव में क्या होता है कि हम अपर लिमिट को ऐड करेंगे और एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक मिड वैल्यू सीरीज भी होती है कि भाई मिड वैल्यू जिसमें हमें लेस देन और मोर देन गिवन होगा और मिड वैल्यू गिवन होगी, जिससे हमें क्या करना होगा, उसमें सीआई निकालना होगा, ठीक है। लेस देन सीरीज होती है, मोर देन सीरीज, मतलब 5 तरीके की सीरीज होती है इसमें, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन और अपर मतलब ओपन एंडेड, ठीक है। 5 सीरीज हो गई हमारी कंटिन्यूस सीरीज में। तो ये सारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं वो मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की हैं, तो वो मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इससे पहले मैंने कलेक्शन ऑफ डाटा की वीडियो अपलोड की थी, वो भी चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो वो भी चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा ऑल ओवर टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन के बेस कितने होते हैं, ठीक है, 4 बेस होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और सीरीज। सीरीज 3 तरीके की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।